हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक जीएस बाय बलबीर सर। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, यानी वो संविधान जिसने हमें गाइड किया, जिसने हमें सिविलाइज्ड बनाया, जिसने सभी को अपने स्टेटस के बारे में बताया कि क्या है, चाहे वो बड़ी पोजीशन पर बैठा, चाहे वो छोटी पोजीशन पर बैठा है। और जो हमारे देश के नागरिक हैं, यानी कि जिसको हम सिटीज़न ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो सिटीज़न का जो टैग है वो हमारे संविधान ने ही दिया है। तो चलिए आज पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम बोर्ड की तरफ नज़र लगाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत का संविधान आज़ादी के बाद आया है, यानी कि आइडिया तो पहले दे दिया था किसी ने, बट जो 47 के बाद जो कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, कि स्थिति ऐसी बनी कि भारत का संविधान, यानी कि किसी भी कंट्री को, चाहे बड़ी है छोटी है चलाने के लिए एक टेक्स्ट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट चाहिए जिसकी वैल्यू हो। जैसे सपोज करो किसी भी धर्म का इंसान है, तो एक हम कहते हैं ना टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि एक होली बुक होती है, जैसे बाइबल है, कुरान है, भगवत गीता है। तो इस टाइप का मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लिए वो ग्रंथ के तरह हैं, ठीक है। तो जहाँ से सारी की सारी हम कह सकते हैं कि एजेंसीज, सारी की सारी सिटीज़न बड़ी पोस्ट पे जितने भी बैठे हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, तो सारे डिराइव करते हैं पावर यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। यानी कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी एडॉप्शन की। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उस वक्त, उसने अडॉप्ट किया इसको 26 नवंबर 1949। बट इसका जो इफ़ेक्ट था, मतलब कि जब ये फोर्स में आया तो वो डेट जो थी वो 26 जैन थी, और वो 1950, यानी कि ठीक एक हम कह सकते हैं कि 3-4 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद ये इफ़ेक्ट में आ गया, यानी कि लागू हो गया। इफ़ेक्ट का मतलब तो लागू, यानी कि जब कोई भी चीज़ जिस डेट से लागू होती है तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है उसी दिन से, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, इसके आर्टिकल्स भी पढ़ने हैं, शेड्यूल्स भी पढ़ने हैं हमने, अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप छोटे मोटे इसके फैक्ट्स पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि 26 नवंबर जो है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसको हम नेशनल लॉ डे के तौर पे भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था असेंबली द्वारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो वही तो थे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ही सारा चीज़ों को गाइड किया, और उनकी वजह से ही आज हम मतलब हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसने हमें गाइड किया है, और ये गाइड कर रहा है पूरी कंट्री को, ठीक है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है इसके, ठीक है। तो ये उनकी ही हम कह सकते हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है ये डे जो है, ये उनके लिए हमने ट्रिब्यूट रखा है, यानी कि उनको श्रद्धांजलि है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर इसकी आइडिया, अब आइडिया देखो, अब कोई भी चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे किसी ने इन्वेंशन की है या डिस्कवरी की है तो उस बंदे का नाम ज़रूर आएगा। तो वैसे ही अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है तो उसका नाम भी आएगा। तो हमारे इंडिया में एक ऐसा इंसान, फ्रीडम फाइटर्स हम कह सकते हैं, जिसने ये आइडिया लाया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, वो और कोई नहीं थे, M.N. रॉय जी थे, ठीक है। तो M.N. रॉय जी ने ये आइडिया दिया था कि हमें अपना खुद का, इंडिया का खुद का संविधान होना चाहिए, और खुद हमारे ही लोग जो हैं इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, इनको हमने किसका दर्जा दिया? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इतना टाइम लगा दिया, मतलब 3 साल तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाते रहे, इतनी मेहनत की इन्होंने 3 साल तक, क्योंकि इंडिया के टाइप का चाहिए था, किसी और कंट्री के टाइप का नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर एक कास्ट के रिलीजन के लोग रहते थे, इसलिए। अब हम बात करें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने सबसे पहले इन्होंने फोकस किया कि सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये नहीं कि ये गरीब है तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, ये अमीर है तो इसको फेवर किया जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि इक्वल राइट्स। तभी आप देखते हो कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई ऐड देती है तो देखना कभी भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो हर एक जो कैटेगरी का बंदा अप्लाई करता है, ये नहीं कि सिर्फ जनरल करेंगे,
तो दूसरे वाले नहीं करेंगे, या दूसरे वाले करेंगे जनरल नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ कास्ट जो मतलब कि उन्होंने क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने कि जो एक पर्टिकुलर इनकम लेवल जो है तो उसके बेसिस पे हम उसको मतलब फेवर दे सकते हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। उसके बाद वुमेन के रिगार्डिंग प्रोविजंस डाल दिए, मतलब लॉ वगैरह बना दिया वुमेन के रिगार्डिंग, ताकि वुमेन जो है, क्योंकि ये भी एक पिछड़ा वर्ग है वुमेन, तो रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो भी इन्होंने लाया। और भी काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं ये वुमेन के लिए भी इन्होंने फाइट की, और लास्ट जो है उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें इंक्लूड किए कुछ प्रोविजंस, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें भारत का संविधान जो है, आप ये मत सोचना कि ये एक छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा। इसमें हमने जब 47 में हम आज़ाद हुए थे तो 3 साल तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो इतने बड़े इंटेलिजेंट लोग थे जो इसका पार्ट थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। तो ग्रेट ब्रिटेन से उन्होंने एक मॉडल लिया जिसका नाम था रूल ऑफ लॉ। रूल किसका? लॉ का। ये उठाया उन्होंने कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अब आप देखते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो ये कहाँ से मॉडल उठाया? ये भी ग्रेट ब्रिटेन से उठाया, ठीक है। उसके बाद वो यूएसए का मतलब कि उन्होंने देखा, यूएसए का पढ़ा, तो यूएसए से उन्होंने फंक्शंस उठाए वाइस प्रेसिडेंट के, क्योंकि इंडियन टाइप सिस्टम उनको चाहिए था, यानी कि उन्होंने कस्टमाइज़ किया उसको अपने हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो उसके बाद उसमें डाल दिया जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना, तो आपको ये भी मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, भी नहीं पढ़ाऊँगा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो कंपोनेंट भी हमने भी हमने कहाँ से उठाया? यूएसए से। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से शुरू हो जाओ, तो फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ से उठाया हमने? यूएसए से। अब हम बात करते हैं यूएसएसआर की। देखिए 1991 से पहले, 1991 से पहले, 1991 से पहले हम रशिया को क्या बुलाते थे? यूएसएसआर। याद रखना, रशिया को हम क्योंकि तब तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं था। अब जब यूएसएसआर बोलते हैं तो ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो ये यूनियन थी इनकी कंट्रीज़ की, छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, उसको बोलते थे यूएसएसआर, क्योंकि रशिया भी इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जैसे इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई 91 में, तो ये रशिया बाहर निकल के आ गया। तो ये प्रेजेंट रशिया बोलते हैं, 91 से पहले इसको यूएसएसआर बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो हमने रशिया से क्या उठाई? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, सिटीज़न को क्या करना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कनाडा से। अब कनाडा में जो आपने देखा होगा, कनाडा में क्या है? सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेट्स वीक हैं। तो वही मॉडल उठा के हमने अपने पास रख लिया। कौन सा? फेडरलिज्म का। यानी कि हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म में क्या है? सेंटर इज ऑल इन ऑल, ठीक है। और स्टेट्स क्या हैं? स्टेट्स फंड्स के लिए डिपेंड है किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर। तो इसलिए सेंटर का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर हमने लिया है कनाडा का, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आयरलैंड की। तो आयरलैंड की जो मतलब कि हमने वहाँ से क्या उठाया है? कौन सा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से उठाए हैं? कुछ डायरेक्टिव्स स्टेट को दिए जाते हैं, तो ये हमने उठाए सेंटर द्वारा। तो ये हमने उठाया है, यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन होती ये मतलब इस टाइप की हैं कि स्टेट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो खुद इन्वॉल्व होके किसी की लाइफ में, मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी की बेटरमेंट के लिए, सिटीजन की बेटरमेंट के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं जो एक टाइप का इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये स्टेट के लिए हैं। तो ये हमने मॉडल उठाया आयरलैंड से, ठीक है, DPOSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसमें हम टिल डेट तक 444 आर्टिकल हैं, 444 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। 444 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं इसके, 12 शेड्यूल्स हैं, और अभी तक 118 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। 118 अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं। तो आप शायद आइडिया लगा सकते हैं हमारा संविधान कितना बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये एक छोटा सा मैंने आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट निकाल के, यानी कि ब्रीफ में, एक नटशेल में बताया कि हमारा संविधान ये है, बट
बहुत बड़ा है संविधान, इसको पढ़ते-पढ़ते आपको डेढ़ 2 ढाई महीने लग जाएँगे। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, कई अमेंडमेंट्स हैं, पावर्स हैं, जुडिशरी है, एग्ज़ीक्यूटिव है, और भी काफ़ी सारे यूनियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपने इस डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर के चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे आपके साथ, तब तक जय हिंद।